हमने थोड़ा सा हमारा रह गया था चैप्टर एक्यूट एंड क्रॉनिक राइनाइटिस, ठीक है। अच्छा, उसमें ना हमने देखा था अभी लास्ट में कि एट्रोफिक राइनाइटिस था, उसकी अब वो टाइप आती है हमारी क्रोनिक राइनाइटिस की, दैट इज़ राइनाइटिस सीका, ठीक है। सीका जो होता है ना, ये ड्राई के लिए यूज़ होता है कि इस इन्फ्लेमेशन जो हमारी नेज़ल जो कैविटी है उसको ड्राई कर देगी, ठीक है। तो ड्राई कैसे करेगी, ड्राई क्या होगा हमारे पास एक्चुअली कि ये क्रस्ट फॉर्मिंग डिजीज़ होती है, ठीक है। क्रस्ट फॉर्मिंग डिजीज़ होती है ये उन पेशेंट्स में हमारे पास मोस्टली देखी जाती है जो हॉट, ड्राई एंड डस्टी सराउंडिंग्स में जो है ना काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसी ऑक्यूपेशन होती है जो हॉट, ड्राई और डस्टी सराउंडिंग्स इनकी होती हैं, उनमें ये ज़्यादा कॉमन होती है। अब देखें, ये भी एट्रोफी होती है, इसमें भी एट्रोफी हो रही होती है, सारा कुछ एट्रोफी उसी तरह हो रहा होता है, लेकिन इसमें कॉज डिफरेंट होता है ना। एट्रोफिक राइनाइटिस की डिफरेंट कॉजेज़ थी, उसमें हमने प्राइमरी और सेकेंडरी कॉजेज़ देखी थी। यहाँ पे डिफरेंट कॉज है, लेकिन हो वही रहा है कि कोलमनर एपिथेलियम की जगह स्क्वेमस मेटाप्लेसिया हो गया है और एट्रोफी हो गई है हमारे ग्लैंड्स वगैरह की, और क्रस्ट बनना शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो इसमें हम ट्रीटमेंट यही करते हैं कि हम नेज़ल डाउचिंग करते हैं और जो है ना वहाँ पे एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड्स वगैरह ऑइंटमेंट्स के थ्रू हम इसको ट्रीट करते हैं। और ज़्यादातर जो है ये देखें, ये इसकी फिगर ये वाली है कि इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ द नोज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राइंग एंड द क्रस्टिंग, ठीक है, जो कि इफेक्ट करती है मोस्टली एंटीरियर पोर्शन को। क्यों ये ज़्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि वहीं पे ज़्यादा एक्सपोजर होता है हॉट, ड्राई और डस्टी एटमॉस्फेयर का, अंदर तो नहीं नाक के इतनी जाती हैं चीज़ें, तो वहाँ पे एक्चुअली हमारे पास चेंज आता है और इस तरह से जो है नेज़ल क्रस्टिंग हमें नज़र आ रही होती है। दिस इज़ नोन एज राइनाइटिस सीका, ठीक है। तो ये होता है कि हम इसकी ट्रीटमेंट इसी तरह करते हैं कि पेशेंट को कहते हैं कि ऐसे एटमॉस्फेयर में या ऑक्यूपेशन अपना चेंज कर ले, ऐसे एटमॉस्फेयर में काम ना करें बिकॉज इट कैन फर्दर एग्रीवेट, ओके। फर्दर हमारे पास आता है राइनाइटिस केजियोसा। ऐसी इन्फ्लेमेशन होगी हमारे नेज़ल म्यूकोसा की जिसमें केशियोसा हो जाएगा, मतलब कि कोई चीज़ी सा मटेरियल बन जाएगा। ये मोस्टली जो है आपके मेल्स को अफेक्ट करती हैं और यूनिलेटरल होती हैं, ठीक है। अब नोज़ में क्या होता है, पुरलन डिस्चार्ज होता है, चीज़ी मटेरियल बन जाता है, इसलिए हम इसको कैजियोसा कहते हैं, ठीक है। ग्रेनुलोमास भी बन सकते हैं और जो बोनी वॉल्स होती हैं इर्द गिर्द वो भी डिस्ट्रॉय होती हैं। ये जस्ट ना हमारा, जैसे हमने कान के अंदर आपने पढ़ा था ना कोलेस्टोटोमा, ये उसी तरह होता है सेम, कि इर्द गिर्द की बोन्स को जो है डिस्ट्रक्शन करता जाता है, ये फैलता जाता है उसी तरह। तो ये उसी तरह ना हमारे पास उससे रिजेंबल कर रहा होता है। तो हम इसका ट्रीटमेंट ये करते हैं कि जो हमारे पास साइनस है उसको हम ड्रेन करते हैं, ठीक है। ये इस तरह से आपको चीज़ी मटेरियल नज़र आ रहा होता है जैसे यू कैन सी हेयर। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ड्रेनेज कर देते हैं या रिमूवल कर देते हैं। इसका ग्रेनुलोमेटस होता है इर्द गिर्द की बोन्स को। सो आफ्टर डिस्कसिंग द इन्फेक्टिव राइनाइटिस, जिसमें हमने एक्यूट एंड क्रोनिक पढ़ा और उसकी फर्दर हमने क्लासेस पढ़ी, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एलर्जिक राइनाइटिस, ठीक है। अब जो हमारे पास होता है ना, फर्दर हमने देखा एलर्जिक राइनाइटिस मोस्टली होता है और बाकी हमारे पास नॉन एलर्जिक भी राइनाइटिस होते हैं, मिक्स्ड भी होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एलर्जिक राइनाइटिस के केसेस आते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एलर्जिक राइनाइटिस में आईजीई मेडिएटेड टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। कोई भी हमारे एयरबोर्न एलर्जेंस होते हैं उनके अगेंस्ट, जो हमें नेज़ल म्यूकोसा को आके तंग करे होते हैं ना, तो वहाँ पे आईजीई मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी का आपको पता है ना कि थोड़ा सा भी एलर्जन हो तो ऐसे लोग जो है जो हाइपर सेंसिटिव होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो अगर ये नाक के अंदर शुरू हो जाए तो ऑब्वियसली जो है क्या क्या पेशेंट को होगा, जब हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स होगा एलर्जन को, तो वाटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, नाक के अंदर से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। स्नीजिंग होगी, बहुत ज़्यादा छींकें आएंगी, इचिंग होगी, हारिश होगी नाक के अंदर। और हारिश सिर्फ नाक के अंदर नहीं होगी, इसमें आइज़ में भी इचिंग होती है और पैलेट और फेरिंक्स गले में भी खारिश हो रही होती है जो पेशेंट नहीं कर सकता। और इस एलर्जी को हम कहते हैं हे फीवर कहते हैं, ठीक है। सो ये देखें इस तरह से हमारे पास होता है। सबसे पहले आइज़ में अगर हम देखें तो रेड इची वाटरी आइज़ होती हैं इन पेशेंट्स की एलर्जिक राइनाइटिस के। नाक के अंदर क्या हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा छींकें आ रही होती हैं और जो है ना कंजेशन हुई होती है, रनी नोज़ होती है, ठीक है। और गले में क्या होता है, इची होता है, वहाँ पे भी खारिश हो रही होती है, सोर थ्रोट होता है, पोस्ट नेज़ल ड्रिप होती है। पोस्ट नेज़ल ड्रिप मैंने आपको बताया था कि जो म्यूकस होता है जो हमारे पास डिस्चार्ज हो रहा होता है वो नाक के अगर गले में आ जाए ना वहाँ से, तो उसको हम कहते हैं पोस्ट नेज़ल ड्रिप। तो ये हो रहा होता है एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट्स। और यहाँ से देखें अगर हमारे कनेक्टेड है नोज़ के साथ, मिडल ईयर के साथ, तो वहाँ पे भी नोज़ में भी हमारे पास एयर के अंदर भी क्या होगा, इची एयर्स होंगे, वहाँ पे बजिंग साउंड आ रही होगी। तो एज अ होल उनकी आंखें भी इफेक्ट हो रही है, नोज़ भी, गला भी और जो है ईयर्स भी। तो एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट्स में ये हो रहा होता है। अब ये जो एलर्जी होती है ना, ये सीजनल भी हो सकती है, मतलब कि पर्टिकुलर सीज़न में आती है, मोस्टली कौन से, स्प्रिंग सीज़न में होती है, ठीक है। या हमारे पास पेरिनियल हो सकती है, मीन्स दैट थ्रू आउट द ईयर चल सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है। अब देखें जो सीजनल होती है ना, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, जो इनहेल होती हैं मोस्टली, ठीक है। मतलब ये वाली जो इनहेल होती हैं उसमें कौन सी आती हैं, इसको हम रेड से मार्क करते हैं, जो सीजनल में आती हैं ये वाली इतनी, ठीक है। ये सीजनल में कौन कौन सी आती हैं, पॉलन्स आते हैं स्प्रिंग सीजन में, ग्रासेस होती हैं, वीड्स होते हैं, ये सारे सीजनल होते हैं। पेशेंट सीज़न एक पर्टिकुलर सीज़न में होती है एलर्जी, ठीक है।
और पीरिनियल क्या होती है, जो थ्रू आउट द ईयर होती हैं। जो चीज़ें थ्रू आउट द ईयर हमारे साथ होती हैं वो इनहेल भी हो सकती हैं, इंजेस्टेड फॉर्म में भी हो सकती हैं। इनहेल में क्या हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने पेट रखा हुआ है तो उसके एनिमल डैंडर से, फीडर से हो सकता है, हाउस डस्ट माइट जो होती है उसके थ्रू हो सकता है। अगर हम इंजेक्शन की बात करें तो कुछ लोगों को अंडों से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को मिल्क से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को नट्स से एलर्जी होती है, लाइक पीनट्स वगैरह से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को वीट गंदम से एलर्जी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास पीरेनियल होता है, पूरा साल एलर्जी चलती है इनकी। तो ये हमारे पास दो तरह की हो गई क्लासेस इसकी। अब इसकी जो है कॉज क्या होती है एलर्जिक राइनाइटिस की, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो हमारे एलर्जेंस होते हैं। ठीक है, एलर्जेंस होते हैं। एलर्जेंस आपको मैंने बताया कि सीजनल भी हो सकते हैं और पीरेनियल भी हो सकते हैं। अगर सीजनल एलर्जीज़ की बात की जाए तो उसमें मैंने आपको बताया ट्रीज़, ग्रासेस वगैरह हो सकते हैं, पॉलन्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें बाकियों की तो ये कॉकरोचेस तो थ्रू आउट द ईयर होते हैं, डस्ट माइट्स तो थ्रू आउट द ईयर होते हैं, एनिमल्स तो थ्रू आउट द ईयर्स होते हैं, मोल्ड्स तो थ्रू आउट द ईयर होते हैं। तो इन सब से हो सकती है एलर्जी। दिस इज़ अगेन पॉलन, पॉलन से हो सकती है, ये हमारे पास सीजनल होती है। और डस्ट माइट्स और मोल्ड्स वगैरह जो होते हैं ये थ्रू आउट द ईयर होते हैं। ठीक है, अगेन हेयर पोलन्स, डस्ट माइट्स, मोल्ड्स। ठीक है, कॉकरोचेस के जो होते हैं ना पर उनको भी किसी को होता है, किसी को जो एनिमल डेंडर्स हो सकते हैं, ये सब कुछ हो गया। अब होता है दूसरा कॉज, इसका आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, कि अगर फैमिली में रन कर रहा होता है तो आगे जो है वो फादर मतलब आगे से बच्चों में भी होता है। ठीक है, तो ये फैमिली में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी इसकी होती है। हम इस पैथोजेनेसिस डिस्कस करते हैं। तो पैथोजेनेसिस इसकी क्या होती है, देखें सबसे पहले फॉर एग्जांपल किसी को पॉलन से एलर्जी थी, रैग बीट पॉलन से। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइम हमारे पास एलर्जी हुई पेशेंट को, वो आया, उसके बाद उसके पर्सन के बी सेल्स एक्टिवेट हुए, बी सेल्स ने जो है वो प्लाज्मा सेल्स में चेंज हो गए, आईजीई एंटीबॉडी बना दी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हमारी रैगवीड पॉलन के अगेंस्ट जो है ये एंटीबॉडीज़ बना देते हैं, आईजीई। फिर आईजीई मॉलिक्यूल्स जाके जो है ना मैस्ट सेल्स के साथ अटैच हो जाते हैं। मैस्ट सेल्स के साथ जब अटैच हो जाते हैं तो फिर सेकेंड टाइम हमारे पास दोबारा से उस पेशेंट ने जो है वो रैगवीड पॉलन से हुआ। पहले एक दफ़ा हुआ तो हमारे आईजीई एंटीबॉडीज़ जाके मैस्ट सेल्स के साथ लग गई। ठीक है, बन के लग गई। अब जब सेकेंड टाइम एक्सपोजर हुआ तो अब तो हमारे पास पहले से आईजीई मैस्ट सेल्स के साथ अटैच है ना, उनको बनने की तो ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी बनी हुई हैं। तो फिर क्या होता है कि वो मास्ट सेल्स के साथ जो अटैच हुई होती हैं, फिर मास्ट सेल्स जो होते हैं वो क्या निकालना शुरू कर देते हैं, अपने मेडिएटर्स निकालना शुरू कर देते हैं। वो हिस्टामीन हो सकती है, वो साइटोकाइंस हो सकते हैं। जब ये सारे मेडिएटर्स रिलीज़ होते हैं, हिस्टामीन्स आपको पता है वेजोडाइलेशन करवा देती हैं, और बाकी जो है इन्फ्लेमेटरी साइंस जो है, सिम्टम्स जो है वो एलर्जी के आना शुरू हो जाते हैं, जो हमने डिस्कस किए कि आँख, कान, गला और जो है ना सारा कुछ, नाक वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये आपके पास होते हैं। इसकी पैथोलॉजी आपकी बुक में भी सेम यही लिखी हुई है कि आपके जो है भी हो सकते हैं जो है इमीडिएट और लेट रिस्पॉन्स हो सकता है। इमीडिएट जो होता है वो जैसे ही हमारे पास एक्सपोजर होता है उसी वक्त आता है। ठीक है, 5 to 30 मिनट्स के अंदर अंदर आ जाता है। ठीक है, इमीडिएट या एक्यूट जो फेज़ होती है मतलब 5 से 30 मिनट के अंदर अंदर जो है ना रिस्पॉन्स आना जो होता है, पेशेंट को स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, नेज़ल ब्लॉकेज हो जाती है, राइनोडिया मीन्स नेज़ल डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, ब्रोंकोस्पैज़म शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ हिस्टामीन। ठीक है, और जो लेट रिस्पॉन्स होता है उसमें वो होता है 2 to 8 आवर्स के बाद आफ्टर एक्सपोजर, उसको हम लेट रिस्पॉन्स कहते हैं। ये क्यों आता है, जब एडिशनल एक्सपोजर नहीं होता ना फिर लेट रिस्पॉन्स, मतलब कि 2 से 8 घंटे बाद जो है ना आएगा, बिकॉज क्या होता है इन्फ्लेमेटरी सेल्स, यूजिनोफिल्स, टी सेल्स वगैरह जो है ना वो हमारे पास एक्टिवेट हो जाते हैं, वो लेट या डिलेड रिस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स तो हमने डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी। अच्छा, इसमें ना किसी पर्टिकुलर सेक्स या किसी पर्टिकुलर एज में नहीं होता, ये किसी भी एज में किसी भी सेक्स में हो सकता है, इन्फेंट्स में हो सकता है, ओल्डर लोगों को हो सकता है। मोस्टली ये 12 to 16 ईयर्स में होता है। अब जैसे ही एक्सपोजर होता है ना, फॉर एग्जांपल सीजनल एलर्जी पॉलन से एक्सपोजर हुआ, साथ ही पेशेंट को जो है एक साथ 10 से 20 छींकें आना शुरू हो जाती हैं, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, रनी नोज़ हो जाती है, नेज़ल डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, सब कुछ शुरू हो जाता है जो मैंने आपको बताया। उसको खारिश शुरू हो जाती है, इचिंग स्टार्ट हो जाती है, आइज़ में, पैलेट में, फेरिंग्स में ब्रोंकोस्पैज़म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जो पीरिनियल सिम्टम्स होते हैं, मतलब कि वो जो हमारे पास साल में पूरा होते हैं, उसमें यही होता है कि थ्रू आउट द ईयर जो है उसको ये सारी प्रॉब्लम जो है वो चलती रहती हैं। अब आते हैं हम साइंस की तरफ कि साइंस क्या होते हैं, हमने क्या ऑब्ज़र्व करना होता है। सबसे पहले तो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, अच्छा अब ना ये आपका यूक्यू है कि साइंस ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस क्या होते हैं। अब साइंस जो होते हैं वो सिर्फ नाक के अंदर तो आएंगे नहीं, बिकॉज मैंने आपको बताया कि ये सारे इन्वॉल्व करते हैं, आइज़ को, ईयर्स को, फेरिंग्स को, लैरिंग्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हम नेज़ल साइंस की बात करते हैं कि नाक के अंदर क्या साइंस आती है। ठीक है, तो नाक जो हमारे पास अगर हम एंडोस्कोप से अंदर देखें ना तो वो हमारा नॉर्मल टर्बिनेट भी हो सकता है, या हमें जो है वो मतलब कि इस तरह से नज़र आएगा। ये नॉर्मल टर्बिनेट है ना, तो ये हमें पेल नज़र आएगा। एलर्जिक जो टर्बिनेट होता है ना वो बिल्कुल पेल होता है, पेल होता है, एडिमेटस होता है, मतलब फ्लूइड से भरा होता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि एलर्जी में जो हमारा होता है ना टर्बिनेट, वो पेल कलर का होता है। ठीक है,
अच्छा, कभी-कभार जो है ये जो नेज़ल म्यूकोज़ा होता है वो आपको ब्लूइश नज़र आता है, और टर्बिनेट्स जो है वो स्वेल हुए होते हैं, जैसे आपको ये नज़र आ रहे हैं टर्बिनेट्स जो है वो स्वेल हुए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गए आपके जो आपने एंडोस्कोप डाल के देखा। बाहर आप जब देखते हो ना पेशेंट को, तो ये आपको बाहर ना ये देखें, जो एलर्जी के लोग होते हैं आपने देखा होगा कि वो ना अपनी नाक को ऐसे रगड़ते रहते हैं हर वक़्त, तो इसकी वजह से ना इसको हम कहते हैं एलर्जिक सैल्यूट, ठीक है। वो अपनी नाक को ऐसे रगड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनकी नाक के ऊपर ना एक क्रीज़ बन जाती है, जैसे ये आपको नज़र आ रही है, नेज़ल क्रीज़। तो ऐसे लोगों में आपको ये नज़र आती है। और क्या नज़र आता है, ये आपकी, इसको अभी छोड़ दें, अभी नेज़ल साइंस की हम बात कर रहे हैं। नेज़ल साइंस में आपने याद रखना है, एंडोस्कोप से जब आप देखते हैं तो आपको पेल टर्बिनेट नज़र आता है, आपको जो उसका एडिमा होता है वो जो होता है उसका म्यूकोज़ा होता है वो थोड़ा सा ब्लूइश नज़र आता है, और नेज़ल क्रीज़ नज़र आती है ड्यू टू द एलर्जिक सैल्यूट, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने याद रखनी है। अगेन हेयर शोइंग यू द दीज सिम्टम्स के ये एलर्जिक सल्यूट आपको मिलेगा, वो लोग कर रहे होंगे, उसकी वजह से नेज़ल क्रीज़ ये आपको नज़र आ रही होगी, नाक में रगड़ रगड़ के उनका निशान पड़ जाता है, और ये पेल टर्बिनेट और स्वॉलन टर्बिनेट जो है वो आपको नज़र आता है। दूसरे आपके साइंस होते हैं जो आप जो है आँख आँख के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। जो एलर्जी के लोग होते हैं ना उनको हम कहते हैं एलर्जिक शिनर्स, ठीक है। शिनर्स क्या होते हैं, डार्क सर्कल्स होते हैं, ये आपको आँख के नीचे नज़र आ रहे हैं डार्क सर्कल्स, ये एलर्जी के लोगों में हो जाते हैं। ऑक्यूलर साइंस में हम देखते हैं कि जो उनकी आँखें हैं ना उनके नीचे जो है ना डार्क सर्कल्स बने हुए हैं, इसको हम कहते हैं एलर्जिक सिनर्स, ठीक है। शिनर्स, सिनर्स नहीं शिनर्स। और दूसरा, जब हम उनका कंजक्टाइवा ऐसे करके देखते हैं ना नीचे की तरफ, तो ना हमें कंजक्टाइवा के ऊपर ना कॉबल स्टोन अपीयरेंस मिलती है, ठीक है। कॉबल स्टोन अपीयरेंस एलर्जी की वजह से, आपने अगर आइज़ जो आपने पढ़ा ना ऑफ्थेल्मोलॉजी में, अगर आपने देखा होगा कंजक्टाइवा के अंदर एक का टॉपिक था एलर्जी का, तो उसमें कॉबल स्टोन अपीयरेंस मिलती है। कॉबल स्टोनिंग ऑफ द कंजक्टाइवा हो जाती है क्रोनिक एलर्जिक सिम्टम्स में, और ग्रैनुलर नज़र आती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पेपिले होते हैं ना कंजक्टाइवा के, वो उनका हाइपरप्लेजिया हो जाता है। तो ऑक्यूलर साइंस आपके ये होते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड हमारा जो साइन होता है ऑटोलॉजिक साइंस, मतलब कान के अंदर आपको क्या मिलेगा। तो कान के अंदर देखें क्या होगा, जब नाक के अंदर इतनी ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है तो हमारी यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी। जब वो ब्लॉक हो जाएगी, तो हमने जब ईयर पढ़ा था तो हमने देखा था, जब भी हमारी यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक होती है, जो फ्लूइड होता है हमारा जो मिडल ईयर में, वो ड्रेन नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है पेशेंट को उसका कान बंद हो जाता है ना, तो इसको हम कहते हैं ग्लू ईयर हो जाता है, सीरियस ओटाइटिस मीडिया हो जाता है, फ्लूइड इकट्ठी हो जाती है हमारी मिडल ईयर में, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है ना इस तरह से नज़र आती है, इसको हम कहते हैं सीरियस ओटाइटिस मीडिया, बल्जिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो ये हमें जो है नज़र आती है एज अ रिज़ल्ट ऑफ सीरियस ओटाइटिस मीडिया, एज अ रिज़ल्ट ऑफ ब्लॉकेज ऑफ द यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है। इसको हम ग्लू ईयर भी कहते हैं। उसके बाद हम फेरेंक्स को देखेंगे ना, फेरेंक्स को, तो उसमें भी हमें जो है ना इस तरह से एलर्जी के साइंस मिल रहे होते हैं। ग्रैनुलर फेरेंजाइटिस हो जाता है, ये आपको ग्रैनुलर नज़र आ रहे हैं, ग्रेन्यूल्स बने हुए हैं, तो ये भी कॉबल स्टोन अपीयरेंस ही दे रहे होते हैं, क्योंकि फेरेंक्स में वो हो रही है ना नेज़ल अंदर, मतलब मैं आपको बताया ना पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग हो रही होती है, तो जब हमारा नेज़ल डिस्चार्ज अंदर गले की तरफ जाता है तो वहाँ पे भी ऑब्वियसली एलर्जी शुरू हो जाएगी उसी तरह, ठीक है। सो ये हमें मिल सकता है फ्रेंजियल साइंस में, और साथ में एडिनॉइड हाइपरप्लेजिया भी हुआ होता है। दिस इज़ एक्चुअली द कॉबल स्टोन अपीयरेंस। ये कॉबल स्टोन जिस तरह से होते हैं, ये आपको अगर कंजक्टाइवा में मिलेंगे तो उसको आप कहेंगे कि कंजक्टाइवा के अंदर प्रॉब्लम है, अगर गले में मिलेंगे तो ऑब्वियसली कॉबल स्टोन अपीयरेंस इन द फेरिंक्स इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर द एलर्जिक राइनिटिस। इस तरह से ये देखिए माइल्ड हाइपरईमिया हुआ है, कॉबल स्टोन अपीयरेंस है हमारे पोस्टीरियर फेरिंक्स। अगेन हेयर शोइंग यू द एलर्जी, और ये देखिए इस तरह से आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये वाले इस तरह गोल गोल, ये एक्चुअली हमारे पास क्या है कि हाइपरप्लेजिया हुआ है पीछे, जो है ग्रैनुलोमैटस फ्रिंजाइटिस हुआ हुआ है। और ऑब्वियसली जब हमारे पास ये लैरिंक्स में जाएगा सब कुछ, तो वहाँ पे जाके जो है इन्फ्लेमेशन हो सकती है, तो वहाँ पे कंजेशन हो सकती है, वहाँ पे एडिमा हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है हमारी लैरिंक्स का, जिसकी वजह से ऐसे लोगों की आवाज़ जो होती है ना वो भी हॉर्शनेस ऑफ वॉइस शो कर रहे होते हैं। तो ये लोग जो होते हैं ना एलर्जिक राइनाइटिस के, बिकॉज इनकी नेजल ब्लॉकेज हुई होती है, तो ये ना अपनी जो सांस लेते हैं वो मुँह से ले रहे होते हैं, माउथ ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है उनका जो पैलेट होता है वो आर्च्ड हो सकता है, आर्च हो जाता है। मैंने आपको बताया था ना, जब हमने डेविएटेड नेज़ल सेप्टम पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था जो लोग ज़्यादा माउथ ब्रीदिंग करते हैं ना उनका पैलेट आर्च्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उनका जो नेज़ल सेप्टम होता है वो भी डेविएट हो सकता है। तो ये वो वाला केस होता है, इस तरह से नज़र आते हैं उनके दांत। सारे जो साइंस हैं ना, ऑक्यूलर साइंस और आपके ऑटोलॉजिक साइंस, आपके नेज़ल साइंस, आपके फेरेंजियल साइंस, आपके लैरेंजियल साइंस, ये सारे आपने जो है ना याद करने हैं, बिकॉज दिस इज़ योर यू। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं।